हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के वैसे पाठ को पढ़ने वाले हैं जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में 6, 4, 5 ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र के ऐसे पाठ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं सीटेट परीक्षा के लिए। जी हाँ, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा ताकि सीटेट की तैयारी आपकी अच्छे ढंग से हो सके। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के अधिगम और अर्जन चैप्टर को, जिसमें आप देखेंगे कि कम से कम प्रत्येक एग्ज़ाम में 6, 7, 5, 4 यानी अधिक से अधिक प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठ जाए। सारी टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आपको हम हेडिंग के बारे में बता देते हैं कि अधिगम और अर्जन जो है यह है क्या। जी हाँ दोस्तों, यह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है और यह जीवन प्रयत्न चलती रहती है। जिसे हम ज्ञान का अर्जन करते हैं उसे ही हम अधिगम और अर्जन कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है सीखना, और सीखने की प्रक्रिया जो है जीवन प्रयत्न चलते रहती है। जी हाँ, हम कहाँ कहाँ से सीखते हैं आगे इस चीज़ को हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या अर्जित करते हैं। चलिए देखिए, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रियात्मक, दूसरा शाब्दिक, तीसरा विचारात्मक। जी हाँ, क्रियात्मक अधिगम में क्या होता है यह हम आपको बता रहे हैं। क्रियात्मक अधिगम में ये होता है कि सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में हम अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों से अर्जित करते हैं, जैसे कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, उसे समझने आदि का प्रयास करना, बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना। यह एक साधारण गतिवाही क्रियाओं से सीखा जाता है। जी हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, शाब्दिक या वाचिक। तो देखिए, शाब्दिक और वाचिक में क्या होता है कि इसमें सीखने का माध्यम जो होता है संकेत, चित्र, शब्द, अंक के माध्यम से हम सीखते हैं। इस प्रकार सीखने में 2 प्रकार की क्रिया होती है, या तो वो सार्थक भी हो सकता है या तो निरर्थक भी हो सकता है। यानी कि जो सीखे वो हो सकता है कि सकारात्मक हो, नहीं तो नकारात्मक भी हो सकता है। दोनों प्रकार की सामग्री का प्रयोग भी किया जाता है। सिखाने के लिए स्पेशली नकारात्मक प्रतिक्रिया को भी दिखाया जाता है और सकारात्मक प्रतिक्रिया को भी दिखाया जाता है। अब रही बात कि जटिल समस्याओं का समाधान करना, वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्र उपकरण आदि का निर्माण करना, ये होता है आपके शाब्दिक या वाचिक कौशल या अधिगम में ही यह चीज़ शामिल होता है। किसी चीज़ का आविष्कार, जब आप शब्दों को पहचानने लगते हैं, जब आप जो चीज़ों को समझने लगते हैं, तो बोल के, शब्दों के माध्यम से या बता के शाब्दिक रूप में या वाचिक रूप में, या बोल के या शब्दों से लिख के, दोनों प्रकार की क्रियाओं के द्वारा आप किसी भी चीज़ का आविष्कार, उपकरण का निर्माण और शिक्षण, सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। विचारात्मक अधिगम में क्या होता है? देखिए, विचारात्मक अधिगम में बालक समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके कुछ भी सीखता है, या वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक बुद्धि क्षमताओं का प्रयोग ज़्यादा करता है। तो ये हुआ आपका विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में मानसिक क्रियाओं का ज़्यादा उपयोग होता है, क्योंकि विचार करने के लिए, सोचने के लिए दिमाग का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो टॉपिक है
नेक्स्ट लाइन है भाषा और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन, यह दोनों क्या होता है? तो देखिए, भाषा अर्जन का तात्पर्य होता है सांकेतिक साधन, जिसके माध्यम से बालक अपने विचार एवं भावों का संप्रेषण करता है तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को समझता है। यही होता है आपका भाषा अधिगम। और भाषा अधिगम में मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, वही भाषा अधिगम, भाषा सीखना कहलाती है। चलिए, इस टॉपिक के बारे में और आपको एक हम टॉपिक बता देते हैं। आपने अभी भाषा अधिगम जाना, और भाषा अर्जन का तात्पर्य क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया, उसे समझने की क्षमता अर्पित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना ही भाषा अर्जन होता है। जी हाँ, जब भाषा हम सीखते हैं, उसको हम दैनिक जीवन में जब प्रयोग में लाते हैं, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी शब्द का उच्चारण बालक सीखता है और उसका प्रयोग वो दैनिक जीवन में करता है, तो वो उसका अर्जन है। चलिए, और भाषा अनुकरण के द्वारा ही होता है। भाषा का अर्जन जो है अनुकरण के द्वारा ही होता है। बालक वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण के द्वारा सीखने का प्रयास करता है। अब आते हैं भाषा अधिगम। देखिए, यहाँ पे एक थॉट्स भी है भाषा सीखने की क्षमता के बारे में। देखिए, नॉम चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो थे नॉम चोम्स्की, उनका मत था कि भाषा सीखे जाने के क्रम में जब बालक भाषा सीखता है, उसी दौरान उसके वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलते रहती है। इसका एक और उदाहरण उन्होंने पेश किया है चोम्स्की ने, कि उनके बुक में नॉम चोम्स्की ने अपने किताब रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा उपयोगी कंटेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये कई बार पूछा गया है, लेकिन मैं बता दूं कि इनके बुक के बारे में नहीं पूछा गया है, रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर। तो इसके बारे में आप लोग को जान लेना होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब आते हैं आप यहाँ पे, कहाँ पे? भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। जी हाँ, यहाँ पे देखें तो भाषा अर्जन को कौन कौन प्रभावित करता है? पहला तो सामाजिक परिवेश, दूसरा भाषा अर्जन की इच्छा, तीसरा दैनिक जीवन का अनुभव। तो देखिए, सामाजिक परिवेश में जो है, इसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक वाइगोस्की का मत था कि व्यक्ति की भाषा उसके समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। जी हाँ, जिस समाज में व्यक्ति रहता है उसी के संपर्क का परिणाम होता है। जैसे आप लोग ये भी जान सकते हैं कि आप जहाँ पे रखते हैं, बालक सबसे पहले वहीं का भाषा सीखता है, तो क्या हुआ? समाज संपर्क का परिणाम भी है। इंग्लैंड में जो बच्चा पैदा होगा वो भोजपुरी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसके समाज में इंग्लिश बोली जाती है। हमारे यहाँ भोजपुरी बोली जाती है। वो बच्चा पैदा होने के बाद जब भाषा अधिगम अर्जन करता है, उस समय वो इंग्लिश नहीं बोल सकता है। तो यही है उनका मत, जो मानना था सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है। जो बच्चा जो है, जो सीखता है भाषा अर्जन करने की जो उसकी प्रक्रिया होती है, वो सामाजिक संपर्क का ही परिणाम होता है। चलिए, भाषा अर्जन की इच्छा। देखिए, भाषा अर्जन का इच्छा क्या है कि व्यक्ति अपनी प्रथम भाषा अर्थात मातृभाषा को सहज रूप में सीख लेता है, लेकिन द्वितीय भाषा का अधिगम एवं अर्जन उसी भाषा सीखने के प्रति इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है। भाषा अर्जन की इच्छा जो होती है, मातृभाषा तो बच्चा सीख लेता है, लेकिन अगर द्वितीय भाषा उसको सीखना पड़े तो उसकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है कि वो सीखेगा कि नहीं। तीसरा होता है दैनिक जीवन का अनुभव। तो इसमें क्या होता है
कि अपने अनुसंधानों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि बालक उस वस्तुओं को शीघ्र सीख लेता है जिससे दैनिक जीवन में उसका संबंध होता है। यह विचार इस मत की पुष्टि करता है यदि भाषा का संबंध विद्यार्थी के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़कर दिया जाए तो भाषा अधिगम की प्रक्रिया सरल हो जाती है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बालकों में भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है? बालकों में भाषा का विकास जो है कब से प्रारंभ होता है? ये जो आपके 4, 5, 6 टॉपिक दिख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। जो क्या कहते हैं, ये पॉइंट नंबर 4 जो है, भाषा बालकों में भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है, और 5वां टॉपिक जो है भाषा की प्रारंभिक अवस्था, 6ठा टॉपिक जो है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, और 7वां टॉपिक जो है बच्चों में शब्द भंडार का विकास। ये सारे टॉपिक आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बड़ा हो। वीडियो बड़ा होता है तो अभ्यर्थी बोर होने लगते हैं। 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो है तो सभी लोग देख के उस कंटेंट को समझ के लिख लेते हैं, दिमाग में सेट कर जाता है। लेकिन वही वीडियो आप 1 घंटा के कर देते हैं तो अभ्यर्थी के लिए कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4 टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।